हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर है ना। यानी वायु को हम समझेंगे। एयर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं एनसीईआरटी में, उन सब चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ इसमें समझना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसमें समझना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है। ये जो आपकी सीरीज चल रही है, ये सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है और ये जनवरी में जो सीटेट होगी 2025 में, उसके लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। एयर यानी वायु, हवा क्या होती है, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे पहले टॉपिक को हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर समझेंगे। यानी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल क्या होता है, ठीक है। वायुमंडल क्या होता है ना, जैसे हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर के चारों ओर ना वायुमंडल में वायुमंडल है ना, ये जो है ना एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी को चारों ओर घेरने वाली एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। और ये बहुत सारे गैसेस से बनी हुई है, एयर की एक लेयर होती है ना। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि आवर एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर एंड इट इज प्रिवेंटेड अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। हमारा वायुमंडल वायु की एक विशाल आवरण से घिरा हुआ है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, और यह हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाने का काम करती है। अब एटमॉस्फेयर का रिक्वायरमेंट क्या है? अगर हम मान लो इस एटमॉस्फेयर को हटा दें तो क्या होगा? देखिए, सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो रोशनी आती है, प्रकाश आती है, तो क्या होती है ना, बहुत सारी हार्मफुल रे, हानिकारक किरणें भी साथ में आती है ना। प्रकाश, हम जानते हैं कि सन क्या है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी एकमात्र ऊर्जा का साधन है, क्या है? सूर्य। लेकिन क्या है ना कि सूर्य से बेनिफिट तो है ही, लेकिन कुछ नुकसान भी है, क्योंकि क्या है, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जो कि स्किन कैंसर ये जैसे बहुत सारे क्या करती है, बीमारियों को के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो वो रे भी साथ में आती है ना, यहाँ पर धरती पर। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर होती है और एटमॉस्फेयर एक मोटी आपको बोले कि एयर का ब्लैंकेट, आप बोलेंगे कि एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, एक मोटे चादर की तरह काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर, जो कि हानिकारक किरणों से बचाता है। सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं पृथ्वी पर, उसको रोकता है। और दूसरा काम ये करता है कि देखिए, सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा, उसमें ऊष्मा होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो जिसके कारण अगर वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आएगी तो क्या होगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। इसके कारण ये एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि हमारे पृथ्वी को बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर है, यानी हवा की एक मोटी चादर है जो कि हमारे पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। उसमें बहुत सारी गैसेस है ना, और कौन बहुत सारी लेयर्स हैं, उन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। तो एटमॉस्फेयर क्या है? देखिए, एनसीईआरटी का जितने भी चैप्टर हैं, देखिए सब एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हैं, है ना। अगर आपने मैंने जो डोमेन्स ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर, ये सब एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल, ये सब मैंने सब कुछ पढ़ाया है। अगर आपने वो सब नहीं पढ़ा है तो आपको आगे की चैप्टर समझ में नहीं आएगी। और कितने सीक्वेंस में सारे चैप्टर हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो सारे चैप्टर को आप पढ़िए तो सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना क्या हुई है, कौन कौन से गैसेस है इसमें। तो हम सब जानते हैं कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई गैस है तो वो कौन है? नाइट्रोजन, यानी 78% आपका नाइट्रोजन है, और 21% के अराउंड क्या है आपका, 21% क्या है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? हम तो ऑक्सीजन ही तो इनटेक करते हैं, हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को लेते हैं? हम ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना। हम और
कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, है ना। तो इस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, वो आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और हम रिलीज करते हैं क्या, हम CO2 रिलीज करते हैं और ये रिलीज करते हैं O2, और इस तरीके से एक चक्र बना रहता है जिससे O2 और CO2 का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर ज़्यादा मात्रा में, ह्यूज क्वांटिटी में अगर हम देखें, बल्क क्वांटिटी में, तो ये है आपके। उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में मिलेगा, हीलियम भी मिलेगा, ओजोन भी मिलेगा, आर्गन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, है ना। लेकिन ये कम क्वांटिटी में है, लेसर क्वांटिटी में। अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, यानी इन सब गैसों को तो छोड़िए, डस्ट पार्टिकल भी आपको एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, है ना। अब नाइट्रोजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, है ना। प्लांट में हम क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन साइकिल में ना, नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन को आपके जो मिट्टी में फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, है ना, उसके थ्रू क्या होता है, वो नाइट्रोजन का हम इनटेक करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है ना, वो हम नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे। हमको बस ये समझना है कि नाइट्रोजन भी हम लेते हैं लेकिन किसी और वे के थ्रू, किसी और तरीके के थ्रू, और नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है, प्लांट के लिए, है ना। और देयर सर्वाइवल डिपेंड अपॉन द गैस, प्लांट का सर्वाइवल किस पे डिपेंड करेगा, नाइट्रोजन पे। बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है, नाइट्रोजन किस लिए है जरूरी है, प्लांट के लिए जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉम्पोजिशन की बात करें तो अगर हम एक चार्ट के थ्रू देखेंगे तो 78% आपको नाइट्रोजन है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, हमारे वायुमंडल में है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 21% लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3%, 9.97% आपको इनर्ट गैसेज है ना, और 1% वाटर या वाटर वेपर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन हो गया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम हिंदी में पढ़े तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस हैं जो वायुमंडल का बड़ा हिस्सा बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन गैसों के अलावा हवा में छोटे छोटे धूल के कण भी मौजूद होते हैं। डस्ट पार्टिकल के बारे में हमने बात किया था ना, तो धूल के कण भी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका अस्तित्व इन्हीं गैसों पर निर्भर करता है, ठीक है। जो हमने इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारी एटमॉस्फेयर जो है, जो आपको ये पूरी एक साथ दिख रही थी, अगर असल में क्या है कि ये एटमॉस्फेयर बहुत सारी परतों से बनी है और 5 परतों से बनी है। आपको याद रखना है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइडेड है कितने लेयर में, 5 लेयर में, 5 परतों में विभाजित है ना। कौन कौन सा, अगर हम पढ़े, हिंदी में पढ़े तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है संताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है ताप मंडल, फिर आता है बाह्य मंडल, ठीक है। यानी ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी संताप मंडल, मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर, थर्मो मतलब क्या होता है, गर्म, यानी ताप मंडल, और एक्सोस्फेयर जो होता है वो होता है बाह्य मंडल। यानी सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, एक्सोस्फेयर आएगा, वायुमंडल आएगा, और सबसे पहले क्या आएगा, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, ठीक है। अब ये जितनी भी परतें हैं ना, पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाले वायुमंडल के 5 परतें होती हैं, 5 लेयर होती है, याद कर लीजिएगा, 5 ही लेयर है, ठीक है। अब सारे लेयर की अलग अलग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस लेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा और कहां से कहां तक ये लेयर पाई जाती है, वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है सबसे पहले क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। वह परत है जिसमें हम सांस लेते हैं, है ना, यानी ट्रोपोस्फेयर में ही हम सांस ले सकते हैं। लगभग सभी मौसमी घटनाएं यही होती है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है ना, जितने भी वेदर रिलेटेड चेंजेस होते हैं, वो कहाँ देखने को आपको मिलेंगे, आपको क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेंगे। अगर हम पृथ्वी से इसकी हाइट देखें तो ये 13 किलोमीटर की हाइट पर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये तो पहला हो गया, ठीक है। अब ये आ जाइए दूसरा क्या है, संताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जहां पर आपको ओजोन गैसेस मिलती हैं। कहाँ मिलेंगी आपको ओजोन गैसेस,
कहाँ मिलेंगी याद रखिएगा, संताप मंडल में आपको ओजोन गैसेस मिलेगी। हम ओजोन लेयर की बात करते हैं, है ना। ओजोन लेयर की बात करने का मतलब क्या है कि ओजोन गैसेस की लेयर होती है ना। ओजोन लेयर क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें है ना उसको रोकने का काम करता है। और हम क्या बोलते हैं कि ओजोन लेयर में छेद होने के कारण जो पृथ्वी सूर्य से जो हानिकारक किरणें आ रही है, जैसे अल्ट्रावायलेट रे की हम बात करते हैं, यूवी रे की, वो हमारे धरती पर आ रही है, जिसके कारण स्किन कैंसर जैसी क्या हो रही है, बीमारियां हो रही है ना। तो संताप मंडल में ही आपको क्या मिलेगा, ओजोन गैसेस मिलेगी। ओजोन गैसेस की एक परत होती है और आपको कहां से कहां तक मिलेगा, एक्सटेंडेड अप टू 50 किलोमीटर। याद रखिएगा 50 किलोमीटर तक आपको संताप मंडल देखने को मिलेगा, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं। उल्कापिंड का नाम आपने सुना है, मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड आपने जलते हुए देखा होगा, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता। उल्कापिंड कोई टूटता हुआ तारा नहीं है। क्या होता है कि बर्फ, छोटे छोटे पत्थरों से सूर्य के चारों तरफ क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमते रहते हैं और कभी वो टकरा के पृथ्वी की ओर आके गिरते हैं और उस बहुत सारे फ्रिक्शनल फोर्स के कारण उसमें आग लग जाती है। और आग लगने के कारण ऐसा लगता है, हमें प्रतीत होता है कि कोई तारा टूटा, लेकिन वो कोई तारा नहीं टूटता। वो क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, जो कि आपके मध्य मंडल में आके क्या होते हैं, जल जाते हैं, है ना। इसी मंडल में आके वो जल जाते हैं, ठीक है ना, उल्का पिंड, जिसको मेट्रॉइड्स हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है, रेडियो प्रसारण में मदद करता है। थर्मोस्फेयर क्या करता है, रेडियो प्रसारण में मदद करता है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की हाइट पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट में आता है वायुमंडल, सबसे ऊपरी परत है जहां हवा बहुत पतली होती है। यहाँ पे हवा जो होती है, एयर जो होती है, वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस चीज को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस लेयर में हवा जो है वो पतली हो जाती है, तो आप बोलोगे वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़े। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आपको हेल्प करेगा समझने में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। क्या अंतर है वेदर और क्लाइमेट में, है ना। हम हमेशा कभी वेदर को क्लाइमेट, क्लाइमेट को वेदर इंटरचेंजली यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। वेदर अलग चीज होता है, क्लाइमेट अलग चीज होता है। वेदर यानी मौसम, क्लाइमेट यानी जलवायु। क्या होता है वो हम अब समझेंगे। सबसे पहले अगर हम वेदर को देखें तो डे टू डे जो चेंजेस होता है ना, एक कुछ मिनटों में चेंजेस हो जाए आपका वेदर, कुछ आवर में चेंज हो जाए, है ना। आज अभी मान लो कि यहाँ पर मैं जिस सिटी में रह रही हूँ, यहाँ पर सुबह से यहाँ पर अभी बादल है ना, और हो सकता है कि शाम तक धूप आ जाए। तो ये क्या है, वेदर है, मौसम है। कभी भी चेंज हो सकता है, एक दिन में डे टू डे चेंज होते रहता है, दिन प्रतिदिन चेंज होता है वेदर आपका। लेकिन क्लाइमेट लॉन्ग टाइम तक एक ही जैसा अगर वेदर रह जाएगा ना, एक ही जैसा अगर मौसम रह जाए, तो वो हो जाता है क्लाइमेट में परिवर्तित हो जाता है ना। तो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग जगह की अलग अलग हुई थी। आपको राजस्थान में ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, धूप वगैरह देखने को मिलेगी, बारिश कम देखने को मिलती है। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई होता है। हॉट एंड ड्राई का मतलब बहुत गर्म रहता है और सूखा मौसम रहता है ना। तो मौसम होने के कारण वहाँ का क्लाइमेट भी उसी तरीके का हो गया है। लेकिन क्या हुआ कि कभी हमारे हम रह रहे हैं जहाँ पर पूरे दिन धूप रहा, शाम में बारिश हो गया, तो उसको हम क्लाइमेट नहीं कहेंगे, हम उसको वेदर कहेंगे, हम उसको मौसम कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि मौसम दिन डे बाय डे चेंज होते रहता है, कभी धूप कभी छांव, है ना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टाइम तक आपको लगभग 25 साल तक एक जैसा ही आपको मौसम दिखे, तो वो क्लाइमेट होता है, वो वहाँ की जलवायु होती है। और जलवायु पे बहुत सारे आपके प्लांट जो होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु निर्भर करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं। समझ में आया। तो अब इसी चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट। व्हाट इज वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज द आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट इज ए वेदर कंडीशन फॉर अ लार्ज पीरियड एंड ऑफ ए लार्ज एरिया। यानी मौसम क्या है, मौसम वायु मंडल की घंटे दर घंटर और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होती है, दिन प्रतिदिन की स्थिति कैसी है, घंटे दर घंटे कैसा आपका मौसम रह रहा है, वो होता है मौसम। और जलवायु एक बड़ी अवधि और एक बड़े क्षेत्र के लिए मौसम की स्थिति होती है। समझ में आया दोनों में अंतर।
जलवायु जब एक बड़े क्षेत्र में और बड़ी अवधि तक उस मौसम को डिनोट करता है वो होता है जलवायु। समझ में आया? वेदर। अब ये जो वेदर होता है, ये क्लाइमेट होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के कारण होता है। इसमें टेम्परेचर हेल्प करता है, इसमें एयर प्रेशर यानी वायु दाब हेल्प करता है, टेम्परेचर यानी तापमान हेल्प करता है, फिर इसमें आपकी विंड जो होती है, हवाएं हेल्प करती हैं, है ना, मॉइस्चर हेल्प करता है। अब उन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर का रियल आपको टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या है हम देखेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज तापमान, क्या होता है, व्हाट इज टेम्परेचर, तापमान किसे कहते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर, यानी हवा की गर्मी और ठंडक की डिग्री को हम तापमान कहते हैं। हवा कितना ठंडा है, हवा कितना गर्म है, उसको हम क्या कहेंगे, तापमान। और तापमान क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है ना। तापमान क्या होता है, बढ़ते घट। कभी आपको बहुत गर्म फील होगा क्योंकि हवा गर्म है, कभी आपको बहुत ठंडा फील होगा क्योंकि हवा ठंडी है। तो हवा का ठंडा होना या गर्म होना ही उसमें उतार चढ़ाव आना ही क्या होता है, टेम्परेचर होता है ना, यानी तापमान होता है। हाँ? वायुमंडल का तापमान ना केवल दिन और रात के बीच बदलता है बल्कि मौसम के अनुसार भी बदलता है। अब वायुमंडल का तापमान दिन और रात के बीच में बदलता है ना। आपने दिन को ज्यादा गर्म आप देखते हो और रात ठंडी होती है, आपको पता है। तो दिन और रात में तो टेम्परेचर अलग अलग हो ही रहा है, तापमान तो अलग अलग हो ही रहा है, लेकिन मौसम दर मौसम भी आपको टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तापमान में बदलाव दिखेगा। कैसे दिखेगा, कब देखिए, अब ठंड के मौसम में आपको टेम्परेचर कम दिखेगा, है ना, टेम्परेचर लो हो जाता है, 4 डिग्री 3 डिग्री तक चला जाता है ना। और गर्मियों के मौसम में अब तो 45 से ऊपर रह रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में फैल चुकी है, जो कि हमारे धरती को गर्म कर रही है। ठीक है। तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है जिसको इंसोलेशन कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखिएगा। आता है कि सूर्यताप क्या है, इंसोलेशन क्या है। तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है, यानी तापमान के वितरण को प्रभावित, यानी कितना कहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए, कितना पृथ्वी टेम्परेचर को क्या करेगी, इनटेक करेगी, लेगी, वो क्या होता है, इंसोलेशन होता है, सूर्यताप होता है। तो महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, इंसोलेशन होता है, सूर्यताप होता है। अब इंसोलेशन के डिफिनेशन को अगर हम पढ़े तो इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, यानी सूर्य से जो रोशनी आ रही है, ठीक है ना, सोलर एनर्जी जो आ रही है उसको कितने हद तक, है ना, सूर्यताप पृथ्वी द्वारा रोकी गई सौर ऊर्जा है ना। अब ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से सूर्य की किरणें, सूर्य की एनर्जी आ रही है, तो सूर्यताप पृथ्वी द्वारा रोकी गई सौर ऊर्जा है ना। तो पृथ्वी द्वारा रोकी गई सौर ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, सूर्यताप है, यानी कितने हद तक सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी रोक पा रही है, उसी को हम कहते हैं इंसोलेशन या सूर्य ताप कहते हैं। इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ। ठीक है ना। अब सूर्य से तो बहुत एनर्जी आ रही है, लेकिन पृथ्वी को जितना चाहिए उतना ही वो क्या कर रही है, इनटेक कर रही है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा, इंसोलेशन क्या होता है। आगे की चैप्टर जब आप और नाइन्थ वगैरह के चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें और डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर सूर्यताप की मात्रा घटती है। अब यहाँ पे कारण क्या है, क्यों घटती है। मान लो ये सन है और यहाँ आपको अर्थ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री क्या होता है, इक्वेटर होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है ना, सूर्य के इक्वेटर, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होती है, आपको ज़्यादा गर्मी दिखती है, आपको ट्रॉपिकल एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है, डायरेक्ट पड़ती हैं, है ना, डायरेक्ट पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, जिसके कारण आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपको ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो इंसोलेशन क्या होता है ना, जैसे आप इक्वेटर से पोल की साइड जाइएगा, पोल तो दोनों साइड है, ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये साउथ पोल है। तो जैसे आप इक्वेटर से ऊपर बढ़िएगा, दोनों साइड की बात हम कर रहे हैं,
आपको सर्दर्न साइड में भी और नॉर्दर्न साइड में भी आप जा रहे हो, यानी उत्तर की तरफ जाओ या दक्षिण की तरफ, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कम होता है, यानी अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज होता है। कहाँ से? इक्वेटर से पोल की तरफ, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य ताप की मात्रा घटती है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कीजिएगा। सूर्य ताप कैसे घटेगी? आप जब विषुवत रेखा से आप ध्रुवों के साइड जाइएगा तो सूर्य ताप क्या होता है? घटता है, याद रखिएगा। और तापमान को हम कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर को हम मेजर करने के लिए 2 यूनिट लेते हैं, एक सेल्सियस और एक होता है फ़ारेनहाइट। आपने सुना होगा, है ना? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे मापा जाता है। सेल्सियस या तो आपको 35 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है या 98.6 फ़ारेनहाइट बोला जाता है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट होती है। समझ में आया? चलिए अब हम एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर एयर प्रेशर समझ गए तो विंड आप समझोगे, है ना? विंड समझ गए तो आप मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी समझ लोगे, है ना? तो एयर प्रेशर यानी वायु दाब क्या होता है? क्या आपको पता है कि हमारे चारों ओर हमारा एयर प्रेशर है और हम चारों ओर एयर प्रेशर से दबे हुए हैं। हम अगर आप मेरी क्लास को अभी देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चारों ओर एयर जो है वो प्रेशर लगा रही है ना? और मैं यहाँ पे आपकी क्लास ले रही हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे भी चारों ओर प्रेशर है। अगर हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम घूम रहे हैं, चारों तरफ आपको एयर प्रेशर मिलेगा, है ना? और रहता है। हम यानी कि हम जो है पृथ्वी पर हैं तो चारों तरफ से एयर प्रेशर है, वायु अपना दाब लगाती है। लेकिन क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है एक ऐसी यूनिक बॉडी है कि एयर तो अपना प्रेशर लगा रही है। मान लो कि एयर क्या है? 24 घंटे हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है। तो ये अगर हमारी बॉडी है तो ये बॉडी भी यहाँ से अपोजिट प्रेशर लगा रही है, यानी हमारी बॉडी भी इक्वल प्रेशर लगाती है, इक्वल दाब लगाती है, यानी बराबर का दाब लगाती है, जिसके कारण हम खड़े हैं, हम पिचकते नहीं हैं। क्यों नहीं पिचकते? क्योंकि हमारी बॉडी भी अंदर से उतना ही बल को दे रही है जितना बाहर से हमें बल मिल रहा है। याद रखिएगा, इक्वल बैलेंस बना हुआ है। अगर हमको बाहर से एयर प्रेशर मिल रहा है, बाहर से वायु दाब मिल रहा है, तो हमारी बॉडी भी अंदर से एक प्रेशर लगा रही है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह की हम बात करते हैं। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं ना, माउंटेन वगैरह पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो एयर प्रेशर कम होते जाता है ना? ऊंचाई पे चढ़ने के साथ एयर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। और आपने माउंटेनियर के बारे में सुना होगा। जो माउंटेनियर होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतमालाओं पे चढ़ते हैं तो उनके नाक से आपने सुना होगा कि खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, नोज ब्लीडिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है कि हमारा बॉडी तो जितना प्रेशर लगाना चाहिए वो लगा ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, एल्टीट्यूड पर जाते हैं, प्रेशर कम होता है। हमारा बॉडी जितना प्रेशर लगाना चाहिए, जहां नीचे भी उतना ही लगा रहा था, ऊपर भी उतना ही लगाएगा, लेकिन ऊपर हवा का जो प्रेशर है वो कम हो गया है, जिसके कारण हमारे नाक से क्या निकलता है? खून निकलता है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है ना? समझना है और आगे बढ़ना है। तो अब चलिए एयर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ, यानी अर्थ सरफेस। समझने का मतलब है कि एयर के वेट से, है ना, यानी वायु के भार से जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। समझ में आई बात? वायु दाब को पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाए गए दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी वायु दाब क्या है? वायु के भार के द्वारा जो दबाव पड़ता है हमारे पृथ्वी की सतह पे, हमारे अर्थ सरफेस पे, उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। एयर प्रेशर कौन लगाता है? एयर ही तो लगाता है, नाम ही है एयर प्रेशर। एयर यानी वायु दाब क्या होता है? जो दाब वायु के वजन के कारण, भार के कारण हमारे ऊपर लगता है, उसी को हम वायु दाब कहते हैं।
समुद्र तल तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है और ऊंचाई के साथ घटता है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब समुद्र तल पर क्या होता है, वायुदाब क्या होता है, बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, सबसे अधिक मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है असेसमेंट और रीजन में, जो आपको कारण वाले प्रश्न आते हैं ना, अभिकथन और कारण वाले, तो उसमें क्या पूछा, ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या समुद्र तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है, तो हाँ अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं एयर प्रेशर जो है वो कम होते जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुदाब कम होता है। ठीक है, समझ में आया। वायुदाब कम होता है तो आप ये ना, जो नाक से खून निकलने वाली जो मैंने बात बताई ना, उसको ध्यान में रखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं एयर प्रेशर कम होता है, जिसके कारण हमारे नाक से खून निकलता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उतना ही प्रेशर लगाता है जितना नीचे, लेकिन वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण नाक से खून निकलता है। ठीक है, अब एयर प्रेशर जो है वो मूव कैसे करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। हवा कैसे मूव करती है, विंड कैसे मूव करती है, विंड यानी वायु कैसे मूव करेगी, पवन कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर कब और कैसे होता है मैडम, ये तो समझा दो। तो अब समझो कि क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। क्या होता है हाई प्रेशर, क्या होता है लो प्रेशर, और कहाँ हाई प्रेशर बनता है, कहाँ लो प्रेशर बनता है, कहाँ ज्यादा दाब बनती है और कहाँ कम दाब बनती है, वो आप देखिए क्या होता है। जहाँ पे सूर्य की किरणें होती है ना, जहाँ पे बहुत धूप निकला है, कड़ी धूप है, ठीक है, कड़ी धूप है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धरती जल्दी गर्म हो जाएगी। धरती गर्म होगी तो यहाँ की हवा क्या होती है ना, यहाँ की हवा क्या होती है, हल्की होके ऊपर उठती है, ब्रस्ट हो जाती है, ब्रस्ट होके ऊपर उठती है ना, वार्म एयर हो जाती है, ऊपर उठती है। आपको इस फिगर में दिखा उठी, तो यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर बिल्ट हो गया, हवा क्या हो गई, यहाँ से ऊपर चली गई ना। जैसे धूप के कारण क्या हुआ, यहाँ पर हवा गर्म हुई और यहाँ की हवा गर्म होके ऊपर चली गई। धूप के कारण यहाँ की हवा गर्म हुई, गर्म होने के कारण वो फैल गई, एक्सपेंड हो गई और ऊपर की ओर बढ़ गई। अब मान लो कि यहाँ की हवा ऊपर चली गई, तो यहाँ क्या हो गया, खाली जगह हो गया, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो गया, वैकेंट स्पेस हो गया। अब जहां पर क्या है, धूप नहीं है, इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, यहाँ धूप नहीं है, तो सारा जो है ना हवा कहाँ है, नीचे है। ठीक है, तो नीचे है ये हवा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे हवा सारी नीचे है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। यहाँ पे हो गया लो प्रेशर। क्यों हुआ लो प्रेशर, क्योंकि इस यहाँ की हवा धूप के कारण गर्म होके ऊपर उठ गई और यहाँ पे अपनी जगह को इसने छोड़ दिया, और यहाँ पर हवा पूरा भरा हुआ है, तो ये हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया। यहाँ पे क्या था, क्लाउडी वेदर था। क्लाउडी वेदर का मतलब है कि यहाँ पे धूप नहीं थी, यहाँ पे सनी डे था, यानी यहाँ पर धूप थी, बहुत धूप थी। अब ये क्या करेगी, अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, तो अब ये हवा क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, यहाँ पे जगह खाली हो गया, तो ये क्या करेगी, अब इस इंतजार में रहेगी कि भाई चलो तुमने तो जगह खाली की, अब उस जगह पे मैं आना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ की हवा आ जाएगी आपके लो प्रेशर बेल्ट वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ की हवा ऊपर हो गई। समझ में आया। तो ऐसे विंड जो है, ऐसी हवा जो है वो मूव करती है। याद रखिएगा, हवा कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर कब होगा, जब यहाँ हाई प्रेशर, लो प्रेशर पहले कब होगा, जब हवा गर्म होके ऊपर उठ जाएगी। आपको एरो दिख रहा है ना, वार्म एयर, गर्म हवा ऊपर उठेगी। हॉट एयर बलून को आपने देखा है ना, ऊपर की ओर उड़ती है ना, तो ऊपर उड़ गई, गर्म होके ऊपर उठ गई, और यहाँ पे ये ठंडी थी तो नीचे बैठ गई, नीचे बैठ गई तो हाई प्रेशर, ठीक है, ऊपर उठ गई तो लो प्रेशर। अब क्या हो गया कि ये अपना जगह छोड़ दी, यहाँ पर था हवा, छोड़ के ऊपर चली गई, और यहाँ वाली हवा यहाँ मूव कर गई। तो एक हॉरिजेंटल टाइप का यहाँ पर एक हॉरिजेंटल मूवमेंट यहाँ पे होता है। यानी आपको हॉरिजेंटल मूवमेंट का मतलब है कि यहाँ पर इस तरह से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर घूमती रहती है। तो याद रखिएगा कभी भी कि हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। इस डायग्राम को दिमाग में याद रखिएगा, है ना। यहाँ की हवा ठंडी होगी, यहाँ की हवा गर्म होगी, और ये सारे वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है,
और यहाँ पे टेम्परेचर का आपने रोल देखा ना, जैसे प्रेशर में, एयर प्रेशर में, वायु दाब में तापमान का कितना बड़ा रोल है। यहाँ पे तापमान ज्यादा था तो लो प्रेशर हो गया, तापमान कम हुआ तो हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, चलिए अब इन एरिया हैविंग ए लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा वहां पे एयर क्या होगा, कोल्ड होगा। कोल्ड होगा तो नीचे बैठेगा। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कम तापमान वाले क्षेत्र में हवा ठंडी हो जाती है और हवा हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र में चलती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस चीज को आप पॉइंट आउट कर लीजिए, या आप अगर मैं इसको रब करूं तो आपको क्या दिखेगा कि आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हवा हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। अब यहाँ पर एक नोट कर लीजिएगा कि लो प्रेशर में आपको कैसा वेदर दिखेगा, क्लाउडी स्काई दिखेगा, वेट वेदर दिखेगा। हाई प्रेशर में आपको क्लियर एंड सनी स्काई दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर हम तो नेक्स्ट हम विंड पढ़ेंगे। अब आपने प्रेशर के तो कॉन्सेप्ट को एयर प्रेशर का समझ लिया, अब विंड है क्या, उसी प्रेशर एयर प्रेशर के हेल्प से विंड भी आपकी चलती है। विंड क्या है, बस मूवमेंट ऑफ एयर। हवा जैसे चल रही है वही तो है विंड, हवा का चलना ही तो है विंड, हवा का चलना ही विंड होता है। यानी मैं यहाँ पे बोलूँ कि पवन क्या है, हवा का चलना ही तो पवन है। और कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। याद रखिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, यानी उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर कौन चलता है, पवन चलती है ना। और पवन क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर, यानी हवा में जो गति होती है वही तो है विंड। और विंड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। परमानेंट विंड, विंड जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप। 3 तरह की आपको विंड देखने को मिलेगी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। विंड को, हवा को, पवन को, है ना। हवा जो है नॉर्मल है, लेकिन जब हवा आपको फील होती है ना वो विंड होती है, वो पवन होती है ना। अब आप जो समझिए, आप हवा समझिए, पवन समझिए, आप जिस रूप में आप इसको बोलना चाहते हो बोल सकते हैं। तो 3 पार्ट की होती है। परमानेंट विंड जो आपकी हमेशा चलते रहती है, आपको हमेशा फील होगी। एक सीजनल विंड होती है और एक लोकल विंड होती है। अब तीनों को हम समझेंगे, है ना। उससे पहले अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में केस स्टडी दिया हुआ है 25 अक्टूबर या 29 अक्टूबर, ये डेट मेरे को अच्छे से याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, एक बार रीचेक कर लीजिएगा। आपको उड़ीसा में एक बहुत भयानक साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था, है ना। तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसके बारे में जिक्र किया गया है। वहाँ पे क्या होता है, साइक्लोन क्यों आता है, वहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इस चीज़ को समझाऊंगी, ठीक है ना। पहले आप यहाँ पर एक चीज़ को समझ लीजिए, इस चीज़ को मैं अभी आपको समझाऊंगी, अभी इसको छोड़िए। और यहाँ पे परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड समझते हैं। विंड 3 तरह के होते हैं, हवाएं 3 तरह की होती है। एक परमानेंट विंड है जिसको हम प्राइमरी विंड भी कहते हैं। अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये भी परमानेंट विंड जो होती हैं, अस्थाई हवाएं जो होती हैं, वो भी 3 तरह की होती हैं, जो कि ट्रेड विंड के नाम से जानी जाती है, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली। ये 3 तरह की परमानेंट विंड है। परमानेंट विंड को ही हम प्राइमरी विंड कहते हैं। परमानेंट विंड का मतलब होता है स्थायी हवा, ठीक है, अस्थाई पवन, अस्थाई हवा, ठीक है। अगर हम हिंदी में बोले तो ट्रेड विंड का मतलब होता है व्यापारिक हवाएं, वेस्टर्ली यानी पश्चिमी हवाएं, और ईस्टर्ली का मतलब होता है पूर्वी हवाएं। यानी हम बोलते हैं ना कि पूर्वा हवा बह रही है ना, पछुआ हवा बह रही है। इस तरह से हम, अगर हम लोकल मदर टंग की बात करें तो इस तरह से हम बात करते हैं। तो वेस्टर्ली यानी पश्चिमी हवा चल रही है, और ईस्टर्ली मतलब पूर्वी हवा चल रही है। ट्रेड विंड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम पे ना, मतलब ये ट्रेड में बहुत हेल्प करती थी, है ना। ट्रेड यानी व्यापार में हेल्प करने वाली विंड थी। अब पहले क्या थे लोग, पहले क्या करते थे कि नाव से यात्रा करते थे ना, बहुत दूर दूर तक, अटलांटिक ओशियन वगैरह में, अटलांटिक महासागर की हम बात करें तो वहाँ पर लोग ट्रेडिंग बहुत होती थी। तो ट्रेडिंग में ये वाली जो विंड है ना, वो बहुत हेल्प करती थी। तो उस विंड का नाम ही ट्रेड विंड दे दिया गया, व्यापारिक हवा दे दिया गया, ठीक है। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे बड़े क्लासेस में। जो आपको 7th में पढ़ना है वो उतना ही मैं पढ़ाना चाहूँगी अभी, है ना। उसके बाद होता है सीजनल विंड। सीजनल विंड, ये सीजनल, मौसमी इसको हम बोलते हैं। सीजनल विंड का मतलब होता है मौसमी
हवाएं, मौसमी हवा जो मौसम दर मौसम आती है। जैसे हमारे भारत में जो मानसून आता है ना, मानसून ऑफ इंडिया, मानसून जो आता है भारत का, जो मानसून होता है वो सीजनल विंड के कारण होता है। वो भी मैं समझाऊंगी कि कैसे होता है। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, साउथ वेस्ट चलती है, वो होता है सीजनल विंड, ठीक है। उसके बाद लोकल विंड पर्टिकुलर पीरियड में आता है। लोकल विंड क्या होता है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर में आता है, जैसे लू का चलना है ना। और लोकल विंड में ही हम पढ़ेंगे सी और लैंड ब्रिज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन हमेशा इस टॉपिक पर रहता है कि सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि विंड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड। परमानेंट विंड भी 3 तरह के होते हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड और ईस्टर्ली विंड, यानी पश्चिमी हवाएं, पूर्वी हवाएं, ये परमानेंट विंड है जो कि हमेशा चलती है ना। सीजनल विंड सीजन में आपको दिखेगी, जैसे मानसून सीजन में दिखेगी। लोकल विंड क्या होती है, पर्टिकुलर डे में आती है, जैसे लू का बहना, और डे टू डे में आपको सी और लैंड ब्रिज देखने को मिलेगा, है ना। तो ये था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कैसे होता है, आपको देखना है कि जहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ लो, यहाँ पे 30 डिग्री से, यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट तक आपको ईस्टर्ली यानी पूर्वी हवाएं देखने को मिलती हैं। और यहाँ 30 डिग्री से 60 डिग्री के ऊपर जाओगे तो आपको पश्चिमी हवा देखने को मिलती है। यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनता है और ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है। इस तरह का कुछ चलता है, ठीक है। तो प्रेशर बेल्ट के बारे में हमें पढ़ना था, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा। इक्वेटर के पास आपको लो प्रेशर बेल्ट मिलता है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या देखना है, पवन, जो मैंने अभी तक आपको बताया कि पवन क्या है, उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर हवा की गति को हम पवन कहते हैं, विंड कहते हैं ना। हवाओं को मोटे तौर पर 3 प्रकार में विभाजित किया गया, अस्थायी हवाएं, मौसमी हवाएं और स्थानीय हवाएं। अभी तक हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम आप तो इंग्लिश में ही पढ़ाते जा रहे हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, तो आप समझो, ठीक है। तो अस्थायी हवाएं, परमानेंट विंड, जो हमेशा चलती हैं। मौसमी हवाएं, जैसे हमारे देश में आपको जून और जुलाई में आपको मानसून देखने को मिलता है, ठीक है। तो मानसून जिसके कारण हमारे देश में वर्षा होती है। और स्थानीय हवाएं जो कि हर दिन चेंज होते रहता है। ज़्यादातर आप इसमें जैसे गर्मियों में मई जून में आपको लू देखने को मिलेगा, अप्रैल मई में। और या तो फिर सी वेव, और जो हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की बात करते हैं वो स्थानीय हवाओं में आती है। अब यहाँ पे अक्टूबर 1999 में चक्रवात आया था, ये आपके बुक में एनसीईआरटी में केस स्टडी है। क्यों आया था थोड़ा सा हम उसको समझते हैं। अब देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है ना। साइक्लोन आया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो साइक्लोन जो आता है ना, जो चक्रवात आता है, ठीक है, चक्रवात की ही बात हम कर रहे हैं, हाँ चक्रवात। तो क्या होता है ना, हमें क्या पता है कि विंड कैसे मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पड़ता है। तो ये क्या होता है ना कि चक्रवात जहाँ आता है ना, उसका सबसे पहला कारण क्या होता है कि ये जो चारों यहाँ पे 3 तरफ से क्या होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। ये सारा लैंड एरिया है ना, ये लैंड एरिया हो गया, ठीक है। एक मिनट, बे ऑफ बंगाल, ये होगा आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ पे है, कोस्टल स्टेट है। कोस्टल स्टेट के मतलब कि तटीय है, समुद्र से जुड़ा हुआ उड़ीसा जो है वो राज्य है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो जहाँ भी साइक्लोन आता है ना, जैसे साइक्लोन यहाँ बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ साइक्लोन, तो वो जहाँ जो भी कोस्टल वाले स्टेट होते हैं ना, चाहे आपका यह पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये ज़्यादा प्रभावित होंगे, है ना। तो क्यों होता है, हवाएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती हैं। तो क्या हुआ ना कि समुद्र का पानी जो होता है वो लेट से गर्म भी होता है और लेट से ठंडा भी होता है। तो गर्म होने के कारण यहाँ का जो लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे बना, ठीक है, लो प्रेशर यानी निम्न दाब बना, और यहाँ की हवाएं ऊपर उठी, ठीक है। यहाँ की हवाएं जब ऊपर उठी और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर का बेल्ट बना हुआ है सारे लैंड पर, ठीक है। हाई प्रेशर बना हुआ, 3 साइड से हाई प्रेशर कर रहे। तो क्या हुआ कि चक्रवात आने का कारण क्या था, ऐसा हो रहा था ऊपर। चक्रवात जब आता है ना तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ की हवा यहाँ आ रही थी, यहाँ का हवा इस तरह से हो रहा था।
और जिसके कारण चक्रवात आया, जो कि हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ थोड़ा बताना चाहा, ठीक है ना। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आ रही थी, इसी के कारण हवा ऊपर उठ रही थी और इसके कारण ही वहाँ चक्रवात आया था और बहुत लोग मारे गए थे, ठीक है। यह डेट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अक्टूबर, आपको डेट याद रखना, या तो 25 है या तो 29 है ना, इसमें थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन 1999 अक्टूबर में आपके उड़ीसा में बहुत भयानक चक्रवात आया था, बहुत जान मान की हानि हुई थी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, ठीक है। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को हम समुद्री समीर और स्थल समीर भी कहते हैं, तो आप इंग्लिश में ही समझिए, है ना। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें ये समझना है कि सी ब्रिज कब होता है, दिन के समय में होता है। सी ब्रिज का मतलब होता है कि समुद्र से, सी ब्रिज में क्या होता है, समुद्र से हवा कहाँ जाती है, समुद्र से लैंड की तरफ जाती है ना। समुद्र से स्थल की ओर जब हवा जाती है तो सी ब्रिज बनता है। याद रखिएगा, सी ब्रिज में क्या होता है, समुद्र से यानी सी से कहाँ जाएगी हवा, लैंड के साइड जाएगी, और ये कब होता है, दिन के टाइम में, डे टाइम में, ठीक है। अगर हम लैंड ब्रिज की बात करें तो लैंड ब्रिज में लैंड से, नाम से ही क्लियर है, सी है तो सी से हवा जाएगी, लैंड है तो लैंड से हवा कहाँ जाएगी, लैंड से हवा सी के साइड जाएगी, और ये होगा नाइट में यानी रात में। समझ में आया, इस चीज को आप लिख लो कहीं, ठीक है, कि सी ब्रिज का मतलब ही है कि जो हवा है आपकी वो समुद्र से जाएगी, सी यानी समुद्र से जा रही है ना, जो इसका नाम आ रहा है उस वहीं से हवा जाएगी। लैंड ब्रिज की बात कर रहे हैं यानी कि हवा लैंड से चल रही है, सी ब्रिज की बात कर रहे हैं यानी हवा सी से चल रही है, समुद्र से चल रही है, और समुद्र से चलेगी तो कहाँ जाएगी, लैंड ही पे तो जाएगी, और लैंड से चल रही है तो कहाँ जाएगी, समुद्र पे ही जाएगी। तो ये कंडीशन होता है। सी ब्रिज कब होता है, दिन में होता है, ठीक है ना। सबसे पहले समझना कि सी और लैंड ब्रिज कहाँ होता है, कोस्टल एरिया में, समुद्री तट वाले जो एरिया होते हैं ना, वहीं पे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज वाला जो प्रोसेस है, फेमिनिन है, वो होता है, ठीक है। सी ब्रिज होता है दिन के टाइम में, आपको यहाँ पे सूर्य दिख रहे होंगे सी ब्रिज में, और लैंड ब्रिज होता है रात के टाइम में। सी ब्रिज में क्या होता है, समुद्र से हवा लैंड की तरफ जाती है, और लैंड ब्रिज में क्या है, लैंड से हवा समुद्र की ओर जा रही है, लैंड से हवा जा रही है ना समुद्र की ओर, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारा लैंड एरिया होता है, ठीक है, एक लैंड एरिया हो गया और समुद्र, जो ये लैंड है ना, ये बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। जो हमारा स्थल है, हमारा जो समतल एरिया है, वो बहुत जल्दी ठंडा भी होता है और बहुत जल्दी गर्म भी होता है। वही समुद्र जो है वो बहुत स्लोली, मतलब बहुत धीरे गर्म होता है, और बहुत ठंडा होने में भी उसको टाइम लगता है और गर्म होने के भी टाइम में रहता है। तो दिन के समय क्या होता है कि आपका लैंड जो है क्या होता है, दिन के समय, आप यहाँ पे आप सी ब्रिज समझिएगा। अब हम सिर्फ सी ब्रिज के बारे में बात करेंगे। क्या होता है कि हमारा दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमारा लैंड पहले गर्म हो जाता है और सी धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है। तो लैंड गर्म होगा तो वहां की हवा क्या होगी, गर्म होगी और ऊपर की ओर उठ जाएगी, है ना, ऊपर की ओर उठेगी और बना लो प्रेशर का बेल्ट, ठीक है। सॉरी, लो प्रेशर का बेल्ट बन गया। उसके बाद क्या हुआ, और यहाँ पर है कि अभी समुद्र गर्म नहीं हुआ है दिन के टाइम, क्योंकि पानी गर्म होने में टाइम लगाता है, लेकिन जमीन जल्दी गर्म हो गया, जल्दी गर्म हुआ तो यहाँ की हवा ऊपर उठी और लो प्रेशर का बेल्ट बना ली। लेकिन यहाँ पे हवा नीचे ही है, और यहाँ पे जब ऊपर उठती है तो यहाँ पे खाली जगह तो बनाती है ना, मैंने अभी पहले भी बताया था। तो हवा के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि हाई प्रेशर से कहाँ बहती है, लो प्रेशर से, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया हाई प्रेशर समुद्र में, क्योंकि हवा तो अभी जो समुद्र है अभी वो ठंडा ही है, ठीक है, और यहाँ पे गर्म से हवा उठ गई, तो यहाँ पर यहाँ की हवा, समुद्र की हवा लैंड की ओर आ गई। तो हमने क्या पढ़ा था सी वेव में कि समुद्र से हवा लैंड की ओर जाएगी, यानी समुद्र से हवा स्थल की ओर जाएगी। तो ये हो गया सी ब्रिज। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब रात का टाइम आया, तो अब यहाँ पे समुद्र का पानी हो गया है गर्म, और स्थल क्या हुआ है कि बहुत जल्दी ठंडा होता है तो बहुत जल्दी गर्म भी होता है।
तब रात के समय हमारा जो धरती है, हमारा जो समतल एरिया है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है, ठंडा हो गया है। अब क्या है कि यहाँ जब गर्म हुआ तो यहाँ गर्म हुआ तो समुद्र वाला जो हवा था वो ऊपर उठा। हवा गर्म होने के कारण हवा ऊपर उठेगी, हवा उठेगी तो यहाँ हो गया लो प्रेशर और यहाँ का जगह हो गया खाली। और यहाँ पे क्या है कि हवा लो प्रेशर के कारण यहाँ पे हवा सारी नीचे ही है और यहाँ हो गया हाई प्रेशर। तो हवा कैसे बहेगी? लैंड से समुद्र की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो लैंड समुद्र की ओर बढ़ेगी तो लैंड से समुद्र की ओर जाने वाला लैंड ब्रिज, समुद्र से लैंड की ओर जाने वाला सी ब्रिज। समझ में आया? ध्यान में रखना है हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ एयर। जो आपका वाटर वेपर को हम क्या बोलते हैं? जो हम वाष्प कहते हैं, है ना, वाष्प कहते हैं। वो क्या होता है? मॉइस्चर जिसको बोलते हैं। जितना ज़्यादा आपके एयर में मॉइस्चर रहेगा, वाटर वेपर रहेगा, है ना, वाटर वेपर रहेगा, when water evaporate from land and the water body it become water vapor, उसी को हम मॉइस्चर कहते हैं। यानी क्या होता है कि वाटर इवोपरेट करता है यानी निकलता है, वाष्पीकरण होता है ना। वाष्पीकरण के में जो वाटर है वाटर वेपर के रूप में क्या होता है? चेंज हो जाता है और हवा में के साथ जाके मिल जाता है, उसी को हम मॉइस्चर कहते हैं। ठीक है, अब जब हवा में ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा ना, मॉइस्चर इन एयर एट ए टाइम इज नॉन ह्यूमिडिटी। अब हवा में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, हवा में नमी ज़्यादा रहेगा ना, तो आपको गर्मी ज़्यादा फील होगी, है ना। अब आपने बरसात में देखा होगा कि बरसात के टाइम पे इवोपोरेशन कम होता है ना, इवोपोरेशन वाष्पीकरण कम होता है, इवोपोरेशन कम होता है, जिसके कारण हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है और हवा में जब नमी रहेगी तो गर्मी होगी। ठीक है, लेकिन गर्मियों में आपने देखा होगा कि कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, क्योंकि क्या है? हवा फ्री है, हवा में ज़्यादा आपको नमी नहीं मिलेगी और इवोपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होता है। वाटर जो है वाटर वेपर में बदलते हुए ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक है, When water vapor rise, it start cooling। अब क्या होता है कि वाटर वेपर ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या होता है? ऊपर जाने के बाद वो कूल होना स्टार्ट करता है। देखिए, गर्म होके वो क्या हुआ? वाष्प बना, वाष्प बन के ऊपर गया, ऊपर होने के बाद वो फिर से कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है और ड्रॉप्स में चेंज होने के बाद बड़े बड़े ड्रॉप्स बनते हैं और बादल का रूप लेते हैं और बादल जब फटता है तो आपको बारिश के रूप में देखने को मिलता है। तो ये होता है मॉइस्चर का सारा खेल। प्रेसिपिटेशन इज फॉलिंग मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफ्लो, स्टोन, ये सब हम पढ़ेंगे हिंदी मीडियम में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेनफॉल जो होता है वो 3 टाइप का होता है, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। इसको हम डिटेल में एक स्लाइड से हम पढ़ेंगे। रेनफॉल किस लिए ज़रूरी है? वर्षा क्यों ज़रूरी है? हमारे सर्वाइवल के लिए, प्लांट और एनिमल के सर्वाइवल के लिए। लेकिन जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया उसको मैं एक पिक्चर के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ तो क्या होता है? सब धूप होगी तो वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होगा। वाटर वेपर फिर ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, तो ठंडा होने के बाद वाटर वेपर किस में चेंज हो जाता है? छोटे छोटे वाटर ड्रॉप में, छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाता है। और ये जब पानी की बूंदें एक दूसरे से मिलती है ना तो बादल का रूप ले लेती है। और जब बादल जब भारी हो जाता है ना तो फटता है और फट के बारिश के रूप में, ओले के रूप में, है ना, इन सब के रूप में हमारे धरती पर आता है। और यही तो है मॉइस्चर का, नमी का खेल। और आपको नमी कब ज़्यादा देखने को मिलेगी? बारिश में। क्यों देखने को? क्योंकि वहाँ पे वाष्पीकरण कम होता है बारिश के टाइम में, है ना। बहुत सारे वाटर वेपर आपको वायुमंडल में, आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेंगे। और गर्मियों के दिनों में वाटर वेपर चेंज होते रहता है ना, वाटर वेपर कम होते हैं जिसके कारण कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठीक है, जब भूमि और अन्य जल निकाय से पानी वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। ठीक है, आराम से पढ़िएगा। किसी भी समय हवा में नमी को आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, यानी अगर आपके हवा में नमी है तो उसको ही हम आर्द्रता बोलते हैं। हवा में नमी को ही आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता आपको बरसात के टाइम में ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पे
इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण कम होता है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होने लगता है। जब जल वाष्प घनित होकर पानी की बूंदों का निर्माण करता है। जब पानी की ये बूंदें हवा में तैरने के लिए बहुत भारी हो जाती हैं तो वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। वर्षा बर्फ, कोहरा, ओला और ओले के रूप में नमी बन के नीचे गिरती है। तंत्र के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, है ना। संवहनी वर्षा का मतलब होता है कि जो कन्वेंशनल है, जो कि हमेशा आपको नॉर्मल आपको वर्षा देखने को मिलती है। पर्वतीय वर्षा जो कि आपके जो पर्वतों के साइड में होती है, जो आपके बहुत सारे रिलीफ फीचर हैं उसके कारण होती है। और चक्रवाती वर्षा जो मैंने आपके हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण होती है। ठीक है। पौधों और जानवरों के अस्तित्व के लिए वर्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब वर्षा के 3 प्रकार को हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। कन्वेंशनल विंड, रिलीफ जिसको ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं, और साइक्लोनिक विंड। ये तो आप समझ लीजिए कि कन्वेंशनल विंड कैसे होता है। ठीक है ना। अपना जैसे नॉर्मल जो वाटर साइकिल का फेमिनिन है, जल चक्र का जो प्रक्रिया है जिसके कारण जो वर्षा हो रही है, जो नॉर्मल एरिया है, प्लेन्स एरिया है, उसमें होती है। ठीक है। रिलीफ जहाँ पे पर्वत वगैरह आपको मिलेंगे ना, वहाँ पे ओरोग्राफिक रेन फॉल देखने को मिलेगा, पर्वतीय वर्षा देखने को मिलेगा। ठीक है। अब पर्वतीय वर्षा क्या होती है? अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वो धीरे धीरे जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगी ना, ऊपर उठेगी, एनर्जी लगेगी, गर्म होगी, है ना। और गर्म होके क्या किसमें चेंज हो जाएगी? धीरे धीरे वाष्प बनेगी, फिर ऊपर जाएगी, बादल बनेगी, एनर्जी लगेगा। इसको हम जब वाटर चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो डिटेल में हम जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद बादल के रूप में नीचे गिरेगी। साइक्लोनिक मैंने वही बताया, हॉट एयर और कोल्ड एयर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगी, वो साइक्लोनिक रेनफ्लो होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। तो इसको हम जब वाटर चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छे से डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बताया कि 3 तरह की वर्षा होती है। कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। चक्रवाती वर्षा और आपकी पर्वतीय वर्षा, और एक हमने क्या पढ़ा था? संवहनी वर्षा। ठीक है। अब यहाँ पर 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है बुक्स में। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं, है ना। बैरोमीटर से यह वायुमंडलीय दबाव को मापता है। बैरोमीटर से हम क्या करते हैं? वायुमंडलीय दबाव को नापते हैं। वर्षा गेज, है ना। रेन गॉज किसे बोलते हैं? अमाउंट ऑफ रेनफॉल को, अगर आपको पता है कि यह वर्षा की मात्रा को मापता है ना। और वायुवेन, यह हवा की दिशा दर्शाता है। वायुवेन से क्या करेंगे? विंड वेन इसको कहेंगे, वो डायरेक्शन ऑफ विंड को। एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं। बैरोमीटर किस लिए हम यूज करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। यानी बैरोमीटर से क्या करते हैं? यह वायुमंडलीय दबाव को मापता है। दूसरा है रेन गॉज, इट मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। वर्षा गैस से क्या होता है? यह वर्षा की मात्रा को मापता है। और विंड वेन, इट शो द डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड वेन से हवा की दिशा दर्शाता है। हवा की दिशा को कौन दर्शाता है? विंड वेन आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया आपको। ठीक है। तो ये थी आज की लेक्चर। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, इंपॉर्टेंट सेशन था, कॉन्सेप्चुअल था। 2-3 बार, पहली एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, मैं समझ सकती हूँ। अगर आप ये पहली बार ये इन सब कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, अगर आपने पहले पढ़ा है तो अब तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में चला जाए, तो 2-3 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सारे चैप्टर जो है वो कनेक्टेड है। हम अभी वाटर चैप्टर भी बढ़ेंगे, तो इसमें इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हमको वहाँ भी देखना होगा। ठीक है। तो I hope you like this video. If you like this video, then please do like, share and subscribe to my channel. मिलती हूँ आपसे next video में। तब तक के लिए thank you so much for watching. Keep watching, keep smiling. Bye bye.